हाय एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि टेस्ट वगैरह प्रॉपरली लगा रहे होंगे। और थोड़ा सा गैप आ गया ड्यू टू सम पर्सनल एंगेजमेंट्स, ठीक है। तो इसके कारण से अभी 2 दिन मैं अवेलेबल नहीं थी ऑन ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, और यहाँ पर भी, ठीक है। बट चिंता की कोई बात नहीं है, अब हम लेकर आ गए हैं नए सब्जेक्ट्स को। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड बेटा ऑडिटिंग, नोट्स अवेलेबल है। अकाउंट्स का भी नोट्स अवेलेबल है, लेबर लॉ का भी नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। एंड वी हैव ऑल्सो मेड अवेलेबल द इंश्योरेंस नोट्स, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस भी अगर किसी को लेना है, लेक्चर्स अभी नहीं आए हैं, लेक्चर्स अभी अपकमिंग है, लेकिन नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आपको लेना है तो आप व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी कॉपी बुक कर सकते हैं। मीनवाइल टेस्ट सीरीज, नाउ इट्स हाई टाइम कि अब आप टेस्ट सीरीज जो है वो फटाफट से लेना शुरू कर दो, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिया है तो वो भी फटाफट से अपनी टेस्ट कॉपीज लो और अपने अपने आप को एनालाइज करना चालू कर दो, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो इट विल टेक 2 लेक्चर्स, 3 हो सकता है बट 2 लेक्चर लगेगा। यानी कि एक लेक्चर में आई विल डील विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स, जो कॉन्सेप्ट जरूरी है आपके लिए। और जो सेकंड लेक्चर होगा बेटा, उसमें आई विल बी डीलिंग विद द PYQs, जो PYQ क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आए हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। एंड ट्रस्ट मी, इसमें आपको बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि 1 या 2 सवाल आएंगे स्टैटिस्टिक्स से, 1 या 2 सवाल। तो इसमें PhD करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, आई हैव डन माय BBA, तो जब मैं भी ग्रेजुएशन में थी तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ा था, अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशंस, अबाउट सैम्पलिंग एंड ऑल। लेकिन जब मैंने एग्जाम का पेपर देखा, PYQs देखे, तो इतना ज्यादा तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जितना पढ़ा रही हूँ उतना मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा मतलब, क्योंकि देखो बेटा क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों की वो रहती है कि इतना आसान सवाल क्या। देखो 2023 का पेपर एक एक्सेप्शन मार्क पे बनाया गया था, क्योंकि अलग अलग पेपर्स हुए थे APFC और EPFO का, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप पेपर्स देखते हो तो सब्जेक्ट इतने सारे हैं ना कि सबका डिटेल PhD करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको बेसिक बेसिक नॉलेज सबका होना चाहिए, ठीक है। तो द सेम गोज विद स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले आई विल बी डीलिंग विद द टॉपिक्स, कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, जो कि ऑफिशियल है कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और उसमें फिर क्या कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं मतलब थ्योरी इसमें कवर कर दूंगी, एंड देन क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको कराऊंगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं इसके सिलेबस पे, कि इसका सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। आई होप आपने सिलेबस तो देखा ही होगा, डिटेल सिलेबस। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक है बेटा बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। दूसरा है कोर कॉन्सेप्ट्स, ठीक, कोर कॉन्सेप्ट्स है आपका। तीसरा है आपका मीन, मीडियन एंड मोड, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है, जो कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। कुछ लोग इसको मैथ्स में भी मान सकते हैं, मीन मीडियन मोड, बट इट्स द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद चौथा है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप 10 तक नहीं पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है और उसके यूजेस जो है, ठीक है, ये सब आप 10 तक नहीं पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा बाहर का मतलब आगे का पार्ट है। तो जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उन्होंने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स के पेपर में, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला है बेटा डिस्पर्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट मतलब इतना ही है, लगभग इतना ही है। और एक सैम्पलिंग का टॉपिक है, तो सैम्पलिंग ऑलरेडी हम अकाउंट्स में भी पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें सैम्पलिंग आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितनी चीजें पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पे डील कर लूंगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको बाइफर्केट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जब आप क्लास 9th में होंगे, क्लास 10th में होंगे, तो आपके मैथ्स के कोर्स में होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, तो दैट डील्स विद एवरेजेस, मतलब ये स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये एवरेजेस में डील करता है, ठीक है। तो जो हमारा एवरेज है उसके कुछ टाइप्स हैं, और उस टाइप्स को हम एक एक करके जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, 2 तरह के एवरेज है, मतलब 3 तरह के एवरेज है वैसे तो। पहला है आपका मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज। नेक्स्ट यू हैव पोजिशनल एवरेज, ठीक है। एंड द थर्ड यू हैव इज कॉमर्शियल एवरेज। अगला है आपका कॉमर्शियल एवरेज, ठीक है। अब ये जो हमारा मैथमेटिकल एवरेज है, ये मुझे लगता है कि हर किसी ने पढ़ा है, ठीक है। इसमें आपका पहला जो एवरेज है वो आता है अरिथमेटिक मीन, वेरी सिंपल है ना, बहुत बनाया होगा आपने। तो पहला है अरिथमेटिक मीन। दूसरा है आपका ज्योमेट्रिक मीन, GM, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन। तो ये भी 11th 12th में पढ़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन। एंड द थर्ड पोर्शन इज योर हार्मोनिक मीन,
तीन तरह का है, बट ये आपको इतना पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ अरिथमेटिक मीन से क्वेश्चन आएंगे, ज्योमेट्रिक मीन से अगर बहुत हाई लेवल पे आ रहे हैं तो ज्योमेट्रिक मीन से आएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको हार्मोनिक मीन नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज में पोजीशन के बेसिस पे जो एवरेज निकालते हैं। तो मीडियन, मीडियन का मतलब क्या होता है कि जो बीच का टर्म होता है, ठीक है। फिर मोड हो गया, तो ये दोनों जो है दे आर योर पोजिशनल एवरेजेस, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, हाँ, उसके बाद आता है हमारा कॉमर्शियल एवरेज। तो कॉमर्शियल एवरेज में तीन चीजें होती हैं बेटा। एक हमारा होता है मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज। दूसरा होता है आपका प्रोग्रेसिव एवरेज, दैट इज योर ग्रेजुएशन पार्ट। ये सब जो है वो ग्रेजुएशन में पढ़ना होता है, ठीक है। तो मैं आपको बस बाइफिकेशन बता रही हूं ताकि आपको अगर बेसिक सवाल इससे आए तो आप बता सको, ठीक है। अगला है हमारा कॉम्पोजिट एवरेज। तो नाउ आई गेस कि यू नो कि कितने तरह के हमारे एवरेजेस हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज मैथमेटिकल एवरेज दैट डील्स विद मीन्स एंड अदर टाइप्स ऑफ मीन, जैसे कि अरिथमेटिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया। पोजिशनल एवरेज दैट डील्स विद मीडियन एंड मोड, एंड द कॉमर्शियल एवरेज जिसमें कि मूविंग एवरेज है, प्रोग्रेसिव एवरेज है और कंपोजिट एवरेज है। लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना है, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, ये आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ नाम जानना है जितना मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो सबसे रेलिवेंट है यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा इसमें आपको पढ़ना है, दैट इज योर मीन मीडियन मोड, ठीक है। इसको आप मैथ्स का पार्ट मान लो, कुछ बच्चे मैथ्स का पार्ट मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एज यू ऑल नो कि ये स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। चलो, तो अब आते हैं, चलिए सबसे पहले हम डील करते हैं अरिथमेटिक मीन। तो ये बहुत सिंपल है, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी आपको ताकि आपको इसमें क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन है सबसे पहला फॉर्मूला। मुझे लगता है कि शायद ही कोई होगा जिसको अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला नहीं पता होगा। तो द फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय, अब देखो क्या होता है ना, प्रेशर में इतना दिमाग भी नहीं चलता, इसीलिए क्या है कि एक रिवीजन, एक रिकैप्चुलेशन जरूरी है। और मैंने लास्ट में ये सारे टॉपिक्स इसलिए कराए हैं क्योंकि कम क्वेश्चंस आते हैं बेटा, और आपको बस अभी पढ़ो और फिर उसको एग्जाम दे करके खत्म करो, ठीक है। कि ये आपके बाकी किसी एग्जाम में उतना ज्यादा इसका रेलिवेंस होता नहीं है। तो अरिथमेटिक मीन क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम सिंपल अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल अरिथमेटिक मीन, सिंपल अरिथमेटिक मीन। अब इसमें क्या है, तो बेसिकली क्या है कि आपका ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, मान लेते हैं मार्क्स दिए हुए हैं ए बी सी डी और ई के, ठीक है। और आउट ऑफ 25 मार्क्स में इसको आए हैं कितने, 5, इसको आए हैं 10, इसको आए 15, इसको आए 20, इसको आए 25, ठीक है। अब आपको इसमें मीन निकालो, दो इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, विल इंक्रीज द लेवल बिट बाय बिट, ठीक है। तो अगर आपको मीन निकालना है तो क्या करोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि इनको 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 जोड़ दोगे, यानी 5 + 10 + 15 + 20 + 25, और कितने हैं ये, 5 है, तो डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। कैलकुलेशन तो कर लीजिएगा, है ना, वो मुझे करने की जरूरत नहीं है, आई होप। चलिए, अब यहाँ पे ये तो हो गया सिंपल वाला अरिथमेटिक मीन, यानी कि इसमें मतलब कि एकदम एकदम सिंपल वाला अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी दी हुई रहती है, ठीक है। जैसे कि आपके पास दो चीजें दी हुई है, ठीक, आपके पास मार्क्स दिया हुआ है और आपके पास दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि ए बी सी डी नहीं है बल्कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कि भाई फलना इतने स्टूडेंट्स को इतने नंबर आए, इतने स्टूडेंट को इतने नंबर आए, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं मार्क्स ऐसे लिख देती हूँ, 30 है, 20 है, 10 है, 40 है, 50 है, ठीक है। और यहाँ पे मैं नंबर लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7, 6 है, यहाँ 7 है, ठीक है। ऐसे लिख दिया मैंने। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं कर सकते हम कि इसको जोड़ करके और 5 से डिवाइड कर दिया, वी कैन नॉट डू दैट। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें हमको निकालना पड़ेगा fx, ठीक है। fx यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने की, ठीक है, ठीक है। एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, कितने कितने स्टूडेंट्स को कितने कितने नंबर आए हैं, ठीक। मीन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, मीन का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ठीक है। यानी कि इसका सिग्मा मतलब होता है सम, सिग्मा मतलब समेशन, ठीक है। तो जो समेशन होगा आपका, तो दैट इज योर समेशन इस fx का और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, ठीक है। चलिए, तो अब हम करते हैं 30 × 4 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड। तो अब हम करते हैं 13 × 4 3 × 12 120, ठीक है। उसके बाद 20 × 2 दैट इज 40, उसके बाद आता है 10 × 5 दैट इज 50, देन 14 × 6 24 240, देन वी हैव 15 × 7 दैट इज 350, ठीक है। तो अब इसका समेशन कर लिया हमने 0,
एंड देन 4 4 9 9 10 11 15 20 का 0 कैरी बचे 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यही आ रहा है 800। तो हमारा सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय जो हमारा एफ है, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 4 5 6 6 5 11 11 6 17 और 17 और 7 तो 24, सही होता है 24। तो इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है, वॉट एवर विल बी द आंसर दैट इज योर मीन। बात समझ में आ गई? देखो बेटा बहुत सिंपल है, बहुत लोगों को ये आता होगा, लेकिन क्या है कि कभी कभी हम भूल जाते हैं या फिर हमको रिवाइज रिकैप्चुलेशन जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आपका एक पहला पैटर्न का क्वेश्चन हो गया जो कि बहुत सिंपल है, ऐसे एग्जाम में रेयरली आएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको कहते हैं ना कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, तो वो उसमें ये आता है, ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आएगा बेटा दैट इज योर मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला जो हमारा टाइप है दैट इज योर मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, या फिर मीन, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा होगा कि या तो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी या तो मीन का जो इनिशियल जो मार्क्स वगैरह होंगे ये सब इसमें मिसिंग होंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। चलो, तो लेट अस डील विथ अ क्वेश्चन लाइक दिस। इसमें क्या है, इसमें आपका मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपने क्लास 10 तक में पढ़े होंगे, ठीक है। तो मतलब लगभग वही लेवल रहेगा। अब ये कहोगे कि मैम ये तो बहुत इजी लेवल है, हम तो इससे बहुत हाई फाई है, तो बेटा हाई फाई की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक रिक्वायरमेंट है कि 1 मिनट में ये सवाल करना है, दैट्स इट। और आपको कोई सी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है कि आप 1 मिनट में सवाल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जो हमने एफएलटीज डिजाइन किए बेटा वो उसी हिसाब से डिजाइन किए, डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए डिजाइन किया है, क्योंकि बहुत हाई फाई सवाल देखो 120 सवाल है बेटा 2 घंटे में, है ना। तो एग्जामिनर ऐसा भी सवाल नहीं सेट कर देगा कि तुम एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाओ, मतलब ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन किस हिसाब से करने हैं, आपको एक्यूरेसी पे वर्क करना है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं लिया है बेटा फटाफट से ले लो, प्लीज ले लो। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो तैयारी है ना वो आप क्या है कि आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे, क्योंकि अब कितने दिन बचे हैं, मतलब आई होप 15 दिन भी नहीं बचे हैं, टुडे 16 राइट, तो 15 दिन भी नहीं बचे हैं। तो अब दिस इज हाई टाइम ना कि आप एफएलटीज तो करो ही करो कम से कम, ठीक है। तो हमारे आते हैं मार्क्स, ये आ गया हमारा मार्क्स, और ये हमारे हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए, अब ये मार्क्स है बेटा, मान लीजिए 30 है, ठीक है, ये 20 है, ये 40 है, देन वी हैव एक्स एंड देन 50 एंड देन 70, ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट्स आपके क्या हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए और 6 हो गए, ठीक है। अब मैंने आपको मीन का एक फॉर्मूला यहाँ पे बताया था, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और इसमें मीन दिया हुआ है, ऑलरेडी मीन दिया हुआ है, ठीक है, मीन दिया हुआ है दैट इज 50, ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही है मीन, ठीक है। सिग्मा एफ तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, दिस इज योर एफ, सिग्मा एफ तो निकाल सकते हैं, दैट इज जोड़ो 2 + 1 3 3 3 6 6 और 4 10 10 इज 15 और 6 21, ठीक है। तो ये तो आपका निकल गया। चलिए, अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपको एफ एक्स निकालना है, तो लेट अस कैलकुलेट एफ एक्स, यानी कि इसको मार्क्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 × 30 दैट इज 30, 2 × 20 दैट इज 40, 3 4 12 120, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 4 × x, ये x निकालना है ना हमको, ये मार्क्स निकालना है, मिसिंग आइटम निकालना है। तो ये मिसिंग आइटम वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमने यहाँ लिखा 4x, ठीक है। यहाँ पे 50 × 5 दैट इज 250, ठीक है, और दिस इज 17 × 6, तो 7 6 42 दैट इज 420, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर दिया हमने। अब हम इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करा हमने 0 और इसको ऐड करा 4 5 6 7 8 9 9 और 14 15 16 का 6 कैरी बचा 1 4 5 6 7 8 860 आ गया और प्लस 4x आ गया, यही है ना, यही है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? प्रॉब्लम होगी, फीडबैक सेक्शन खुला है ना। तो अगर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये बहुत इजी, मतलब आई एम अज्यूमिंग कि ये सवाल जो है वो आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे, इस तरह के सवाल, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, ये 2 लेक्चर करने के बाद, मतलब ये वाला और एक और, ये करने के बाद आपको स्टैटिस्टिक्स में दिक्कत नहीं होने वाली है, मतलब किसी और चीज, मतलब जो सब्जेक्ट्स मैंने कंप्लीट कराए हैं उसमें दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी है, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तो उसका कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे। मीन क्या दिया हुआ बेटा, 50 दिया हुआ है, तो 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 860 + 4x और डिवाइडेड बाई एफ इज 21, ठीक है। तो अब मैं इसको यहां इस तरफ ले जाऊंगी, तो दैट इज 50 × 21, 50 × 21 इज इक्वल टू 860 + 4x। अब ये बहुत सिंपल हो चुका है नहीं,
तो 50 इंटू 21 कितना हो जाएगा? तो 0 और 21 5 जा कितना होगा? 105। तो 1050 माइनस 860 इज इक्वल टू 4x, राइट? अब इसको कैलकुलेट करिए, 0 9 और 1 190 इक्वल टू 4x, यही आएगा। मतलब अगर कैलकुलेशन इधर उधर हो रहा है तो ऐसा माइंड मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं अभी रैंडमली बना रही हूँ, तो इधर उधर अगर हो जाता है तो बता रही हूँ, ऐसे तो कोशिश करूंगी कि ना हो, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा बेटा? 190/4, राइट? 190/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये x जो है वो समझ में कैसे निकलेगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? हमने 3 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन किए हैं। पहला किया है हमने सिंपल मीन, ठीक है, जो कि आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी था। दूसरा हमने किया फ्रीक्वेंसी वाला मीन, एंड थर्ड हमने किया है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज या मिसिंग आइटम जो भी है उसमें हम अगर हमको करना हो, ठीक है। चलिए, अब अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा दैट इज योर कंबाइंड मीन, कि कंबाइंड मीन कैसे आता है, और कंबाइंड मीन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। कंबाइंड मीन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कंबाइंड मीन से क्वेश्चन आए हैं। कंबाइंड मीन कैसे निकलता है बेटा? तो क्या होता है कि जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक किसी चीज का डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे भी डेटा क्या है, एक सेट है, मार्क्स और स्टूडेंट्स का एक सेट है। वैसे वैसे अगर 2 सेट दिए हुए हैं, ठीक है, वी हैव 2 सेट्स ऑफ आइटम्स, और उस समय पे आपको दोनों का कंबाइंड मीन निकालना होता है, दैट इज योर ये कंबाइंड मीन, ठीक है। कंबाइंड मीन ये किसके लिए होता है बेटा? तो ये होता है फॉर 2 सेट्स ऑफ डेटा, ठीक है। ये किसके लिए होगा? फॉर 2 सेट्स ऑफ डेटा, एक सेट के लिए नहीं, 2 सेट के लिए होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है n1 x1 प्लस n2 x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब ये nx क्या है ना, पता लगाना पड़ेगा, तो आई राइट इट डाउन फॉर यू। और बहुत छोटा सा बेटा, इसका नोट्स खुद बनाइएगा। वैसे अगर किसी को चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन आई विल रिकमेंड कि खुद बनाइए इसका, ठीक है। तो n1 क्या है? n1 इज योर नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ फर्स्ट सेट, क्योंकि 2 सेट की बात हो रही है ना, तो फर्स्ट सेट में कितने आइटम थे, दैट इज योर n1, ठीक है। देन वी हैव x1 क्या है बेटा? दैट इज योर मीन ऑफ फर्स्ट सेट, ठीक है। पहले सेट का क्या मीन है? अगर आपको सिर्फ 2 सेट दिए तो आपको दोनों का अलग अलग पहले मीन निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि x1 इज मीन ऑफ फर्स्ट सेट, तो दिस इज मीन ऑफ फर्स्ट सेट, ठीक है। देन वी हैव n2 इज नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ सेकेंड सेट, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ सेकेंड सेट, ठीक है। और आपका आएगा x2, तो x2 है मीन ऑफ सेकेंड सेट, ठीक है। समझ में आ गया क्या है फॉर्मूला? समझ में आ गया क्या है फॉर्मूला? अगर नहीं समझ में आया है, फीडबैक सेक्शन खुला है, तो प्लीज 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 वहां आकर के पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इससे एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। मान लेते हैं कि डेटा दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 2 सेट का, ठीक है, दैट इज योर 12 फॉर फर्स्ट सेट, एंड सेकेंड सेट के लिए क्या है आपका 20, ठीक है। और नंबर ऑफ आइटम्स दिया हुआ है कितना? फर्स्ट सेट के लिए दिया हुआ है 80 एंड सेकंड सेट के लिए दिया है 60। देखो, स्टैटिस्टिक्स के अगर न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो उसका जो पहला तरीका है बनाने का, जो सेट 1, मैं नाम लिख देती हूँ, सेट 1 एंड दिस इज योर सेट 2। तो अगर आपके पास मीन के, मीडियन के या किसी भी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जब हम लोग भी कॉलेज में बनाते थे, ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का क्या है कि अगर जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन, उसमें गलती नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आपने सही से पढ़ रखा है, मतलब व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वाज डूइंग बीबी, मतलब आई हैड अ 5 ईयर कोर्स ऑफ बीबी एलएलबी, तो व्हेन आई वाज इन बीबी, तो यूनिवर्सिटी में ज्यादा नंबर नहीं आते, खासकर जो लॉ पेपर्स, मतलब जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें नंबर नहीं आते, बट स्टैटिस्टिक्स में आई स्कोर्ड 97 आउट ऑफ 100, ठीक है। द रीजन बीइंग, क्यों आया मेरा 97 मार्क्स? तो द रीजन बीइंग कि मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, एक थ्योरी की थी जिसमें नंबर कटा, ठीक है। अदरवाइज आई हैव ट्राइड टू अटेम्प्ट द मैक्सिमम ऑफ द न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स आपकी गलती नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं एक श्योरिटी होती है बेटा, न्यूमेरिकल जो है वो कहीं ना कहीं एक श्योरिटी होती है कि हाँ भैया इसमें गलती नहीं होगी, ठीक है। तो देखो, अब क्या किया हमने, इसमें हमको निकालना है कंबाइंड मीन। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा कि क्या क्या है हमारे पास, ठीक है, तो ना पता चलेगा कि हमको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं क्या, हम लिख देते हैं n1 कितना है बेटा? n1 है आपका 80, ठीक है। n2 कितना है आपका? n2 है आपका 60। और x1 कितना है आपका? x1 है आपका 12, और x2 कितना है आपका? है 20, ठीक है। अब आते हैं कंबाइंड मीन पे। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया है। कंबाइंड मीन क्या है? n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2, यही है ना फॉर्मूला, तो यही है। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 80 इंटू 12, राइट, प्लस
you have 20 हाँ 60 into 20 divided by your 80 plus 60, राइट? यही है फॉर्मूला, है ना? तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? तो वी हैव 960 प्लस 6 टू 12, 1200 ये होगा, प्लस 80 प्लस 60 140, ठीक है? तो इसको अगर आप आगे इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके कंबाइंड मीन के, तो आप कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा बहुत दुख तकलीफ वाली बात नहीं है। चलिए, तो हमने 4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिया है। अब आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट है बेटा करेक्टेड मीन का। अब बोलोगे मैडम आप तो सिर्फ मीन ही मीन करा रहे हो, तो बेटा मीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मीन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? बाकी ऐसा नहीं कि बाकी नहीं कराऊंगी, बट मीन जो है वो थोड़ा डिटेल डिस्कशन मांग रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है और एग्जाम का फेवरेट है ये, ठीक है? करेक्टेड मीन। अब करेक्टेड मीन के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इसका मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ, ठीक है? मान लिया कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई एवरेज वेट, ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन से करवा दूं। तो एवरेज वेट ऑफ 25 बॉयज, ठीक है, 25 लड़कों का जो एवरेज वेट है वो है बेटा 52 केजी। कितना है? 52 केजी, 52 केजी से, ठीक है? अब बाद में पता चल गया कि एक इंसान का, वन बॉय का जो वेट था, वेट वॉज मेजर्ड एज 45 इंस्टेड ऑफ 54, मतलब गलती से उसका वेट 54 किलो था लेकिन 45 रिकॉर्ड हो गया, तो मीन में गड़बड़ हो गई। तो फाइंड द न्यू मीन, ये है आपका सवाल, ठीक है? फॉर्मूला सारे वही हैं, आपको अपना दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है। देखो, अब सबसे पहले तो ये लिखो कि भाई क्या गलती हुई है और क्या सुधारना है। तो सबसे पहले मतलब आंसर में, सॉरी, ठीक है, सबसे पहले हमने ये लिखा कि क्या गलती हुई है, ठीक है? ये इसलिए लिखते हैं बेटा ताकि कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है? नहीं तो कभी कभी लोग उल्टा कर देते हैं, है ना? और एग्जाम क्या है, ऐसे ही डिजिट से 45 54 बड़ा कंफ्यूजिंग सा डिजिट है ना, तो कभी कभी बच्चे उल्टा भी कर देते हैं, इसीलिए लिखना जरूरी होता है। तो इनकरेक्ट क्या है बेटा? व्हाट इज इनकरेक्ट हियर? तो इनकरेक्ट इज योर 45, क्योंकि गलती से 45 हो गया ना, तो इनकरेक्ट इज 45। और क्या सही करना है आपको? तो आपको सही करना है 54, मतलब गलती से 45 हो गया और सही करना है 54, यही करना है ना। चलिए, अब आते हैं हम, मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा, मतलब टोटल वेट, यहां पे तो ऐसा फ्रीक्वेंसी तो दी हुई नहीं है, तो टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यही होता है। अब मीन कितना दिया हुआ है बेटा? मीन कितना दिया हुआ है? एवरेज वेट ऑफ 25 बॉयज कितना है? 52 केजीज है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 52 इक्वल टू टोटल वेट, तो हमको नहीं पता, अभी नहीं पता है ना, तो हमने इसको मान लिया x, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने बेटा? 25 बच्चे हैं, तो 25, ठीक है? तो x हमारा कितना हो जाएगा? x इज योर 52 इंटू 25, है ना, यानी कि दिस इज 1300। तो हमको पता चल गया कि भाई टोटल वेट जो है वो कितना है? 1300 केजी है, राइट? अब इसमें हमको कुछ सुधारना है और कुछ बिगाड़ना है, मतलब कि जो गलती हुई है उसको सुधारना है। तो हम क्या करेंगे, जो नया वेट होगा, जो न्यू वेट होगा बेटा, उसमें हम क्या करेंगे, टोटल वेट में से जो गलती हुई है उसको घटा देंगे और जो सही करना है उसको जोड़ देंगे, ठीक है? जो गलती हुई है उसको क्या करेंगे? हटा देंगे, और जो सही करना है उसको जोड़ देंगे, यानी कि व्हाट वी विल डू, -45 और +52। डू यू गेट दैट? समझ में आया क्या है? अब हमारा क्या आ जाएगा? न्यू वेट इज योर 1309, क्योंकि दोनों में 9 का फर्क है, ये ज्यादा है, ठीक है? ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1309 केजीज। दिस इज योर न्यू वेट। अब आपको न्यू मीन निकालना है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट न्यू मीन। तो न्यू मीन क्या होगा? टोटल वेट क्या है? टोटल वेट बाय टोटल नंबर। सही वेट क्या है? 1309, और सही नंबर क्या है? वो तो 25 है ही, पहले जैसा ही है, कुछ कोई नया तो ऐड हुआ नहीं। तो नाउ वी हैव 52.36 केजी। डू यू गेट दैट? बात समझ में आई किस तरह से क्वेश्चन बनेगा? बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है बेटा, बट कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए देती हूँ, ठीक है? मतलब आई कैन नॉट सी कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, इसीलिए जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगी पॉज कर देना, ठीक है? एंड देन सॉल्व इट योरसेल्फ एंड देन सी हाउ आई विल सॉल्व इट, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीन सैलरी यानी एवरेज सैलरी ऑफ 1000 एम्प्लॉइज इज 180, ठीक है? यानी कि मीन दिया हुआ है 180। अब कहा गया कि भाई 2 लोगों की सैलरी जो है वो गलती रिकॉर्ड हो गई, ठीक है? 2 लोगों की सैलरी जो है वो क्या हो गई? गलती रिकॉर्ड हो गई, यानी कि इनकरेक्ट जो है, ठीक है? मैं आपको लिख कर दे रही हूं सारा कुछ, आपको बस सॉल्व करना है। इनकरेक्ट सैलरीज कितनी है?
297 और 165 रिकॉर्ड हो गई, ठीक है। दो लोगों की सैलरी जो है वो 297 और 165 रिकॉर्ड हो गई, बल्कि उनकी जो करेक्ट सैलरीज है वो क्या है, वो है 180 और 250, ठीक है। मतलब कि ये रिकॉर्ड करना था, ये करेक्ट वाला, ये मान ये ए की सैलरी है, ये बी की सैलरी, तो ए का 297 के जगह पे, मतलब 180 की जगह पे 297 रिकॉर्ड हो गया, और बी का 250 की जगह पे 165 रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है न्यू मीन। चलिए, नाउ पॉज इट हेयर, पॉज द वीडियो है, यहाँ पे पॉज कीजिए एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग इट योरसेल्फ। देखो बेटा, आप मक्कारी मुझसे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, आप नहीं सॉल्व करोगे, लेकिन क्या है कि आप खुद से कैसे करोगे, खुद से मकारी कैसे करोगे, तो इसीलिए दिस इज फॉर यू, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। आई होप आपने पॉज करके क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया होगा। नाउ आई विल टेल यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम है बेटा, देखिए क्या है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला अभी मैंने यहाँ पे लिखा टोटल, है ना, तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे क्योंकि सैलरी है तो मैं लिख देती हूँ टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉइज, ठीक है। टोटल सैलरी मुझे मालूम नहीं है अभी, तो मैंने क्या किया, उसको एक्स लिख दिया। मीन कितना है हमारा, 1000, तो 1000 इक्वल टू, सॉरी 1000 बोल रही हूँ, एक्स है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, 180 इक्वल टू एक्स अपॉन 1000, टोटल एम्प्लॉइज 1000 है, तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स विल बी योर 180000, इतना ही होगा, यही होगा, यानी टोटल सैलरी कितनी है आपकी, इतनी है। अब कहा गया कि भाई ये गड़बड़ हुई और ये सही करना है, तो मैंने क्या कहा, गड़बड़ को घटा दो और सही को जोड़ दो, यही बताया ना मैंने, सिंपल रूल है कि गड़बड़ को हटा दो और सही को जोड़ दो। तो अब मैंने जो नया एक्स होगा, यानी कि न्यू सैलरी जो होगी वो कितनी होगी बेटा, तो वो होगी आपकी 1800, और मतलब सॉरी 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 माइनस गड़बड़ को घटाना, यानी कि 297 प्लस 165, इन दोनों को घटा देना है, घटा दिया, और सही को जोड़ दो, सही को क्या किया मैंने, जोड़ दिया, 180 प्लस 250, ठीक है। अब जो भी आएगा, तो न्यू मीन जो भी आएगा बेटा, तो न्यू मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, न्यू मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो न्यू सैलरी जो भी इसको कैलकुलेट करके आएगा, न्यू सैलरी और डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, वो तो सेम ही है, तो दैट इज योर 1000। बात समझ में आ गई, हाउ विल यू सॉल्व इट, बात समझ में आई कैसे सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम है, अगर ऐसे सॉल्व किया है देन गुड, यू आर गोइंग गुड, और अगर ऐसे सॉल्व नहीं किया है बेटा तो यू नीड मोर प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रही हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, और बेटा ईमानदारी बरतना, मक्कारी बिल्कुल नहीं। सो द क्वेश्चन इज, ये आपको बेटा मैंने पहले ही बताया कि आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज कि एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स का बेटा एवरेज मार्क्स है दैट इज 70, ठीक है। और क्या है कि एक नए बच्चे ने एडमिशन लिया, अ न्यू स्टूडेंट टुक एडमिशन, और उसका मार्क्स है बेटा 82, ठीक है, ठीक है, न्यू स्टूडेंट है जिसका मार्क्स है 82। अब दो बच्चों ने स्कूल को लेफ्ट कर दिया, ठीक है, दो बच्चे वहां से चले गए, और दो जो स्टूडेंट हैं उनका जो मार्क्स है था, मतलब जो एवरेज में इंक्लूडेड था, दैट इज योर 40 एंड 39, ठीक है। तो नाउ यू हैव टू फाइंड द न्यू मीन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स आपको पता है 10 स्टूडेंट का 70 है, ठीक है, न्यू स्टूडेंट का ऐड कर देना, दो स्टूडेंट जो लेफ्ट हुए उसका घटा देना, और जब डिवाइड करना तो दो स्टूडेंट लेफ्ट हुए बेटा, एक ऐड हुआ है तो 9 हो जाएगा, ये है ना, 10 की जगह 9 कर दीजिएगा, ठीक है। बनाइए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन है, लास्ट मीन का करा दे रही हूँ, उसके बाद फिर टॉपिक हम चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 35 स्टूडेंट्स, देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसीलिए इसके मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ठीक है। एवरेज ऑफ 39 स्टूडेंट जो है वो कितना है, 14 ईयर्स है, ठीक है। एवरेज ऑफ 39 स्टूडेंट्स इज 35 स्टूडेंट इज 14 ईयर्स, ठीक है। अब उसमें अगर क्लास टीचर का भी एज जो है, मतलब एवरेज एज है, ठीक है, एवरेज एज, तो इसमें क्लास टीचर की एज को भी अगर ऐड कर दिया जाए तो फिर ये कितना हो जाएगा, एडेड द मीन इंक्रीजेस बाय 0.5, the mean increases by 0.5, ठीक है। तो now you have to find the age of the teacher, find age of the teacher, ठीक है।
तो जो गुम जाता है उसको x का नाम दे देते हैं, है ना। तो इसमें भी टीचर के एज को हमने क्या कर दिया, x का नाम दे दिया, यानी कि लेट द एज ऑफ द टीचर बी x ईयर्स, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एवरेज का, मीन का फॉर्मूला ही क्या है, मीन का फॉर्मूला है आपका यहाँ पे टोटल एज डिवाइडेड बाय टोटल पर्सन, कितने एज और कितना पर्सन। तो यहाँ पे एज कितने दिए हुए, ये कितना दिया हुआ बेटा, 14 दिया हुआ है, ठीक है, 14। और टोटल एज हमको मालूम नहीं है अभी, तो हम इसको x लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल पर्सन कितने हैं, 35 है, ठीक है। तो अगर हमको टोटल एज निकालना होगा, टोटल एज तो कितना हो जाएगा, 14 इंटू 35, राइट, 14 इंटू 35 दैट इज 490। तो टोटल एज कितना हो गया, 490 हो गया। अब कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर क्लास टीचर के एज को भी ऐड कर दिया जाए, तो यानी कि न्यू मीन जो है होगा हमारा बेटा, वो कितना हो जाएगा, क्लास टीचर के एज को ऐड कर दिया गया, यानी कि जो हमारा 490 था उसमें x को और ऐड कर दिया हमने, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 35 स्टूडेंट्स थे, लेकिन अब एक टीचर भी जुड़ गई, यानी कि टोटल कितना है अब हमारे पास 36। और न्यू मीन में क्या असर पड़ रहा है, नया मीन 0.5 से बढ़ गया, यानी कि पहले कितना था, 14 था, अब कितना हो गया, 14.5। तो 14.5 इज इक्वल टू 490 प्लस x डिवाइडेड बाय 36। 36 को इधर ले जाएंगे, है ना, कैलकुलेट करेंगे, एंड देन व्हेन यू विल कैलकुलेट द x विल बी 32 ईयर्स। ये कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, इतना तो आता है ना, मैथ्स में पढ़ा है हमने, अब मैथ्स तो करना जरूरी है भाई। तो ये कैलकुलेट करने के बाद द एज ऑफ द टीचर विल बी 32 ईयर्स। डू यू गेट दिस, किस तरह के क्वेश्चन आपके मीन के आएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन में वी विल डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, देन मीडियन, मोड, एंड देन उसके बाद फिर हम इसके रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे, मीन मीडियन मोड के रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय। टेस्ट सीरीज अगर नहीं लिया है बेटा तो फटाफट से ले लो, एंड इन केस यू आर नॉट एबल टू मेक नोट्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, आपको बहुत बल्कि लग रहा है, तो फटाफट से नोट्स के लिए ऑर्डर दे दो, व्हाट्सएप लिंक नीचे है, उसमें से आप कनेक्ट करो, आपको जो भी नोट्स चाहिए कस्टमाइज, अपने प्राइसेस चेक कर लो और फटाफट से ले लो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय। और क्वेश्चन का आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाय बाय, सी यू लेटर।